Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to case file series for the PPB. In today's session हम डिस्कस करेंगे एडवांसेस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो नवंबर 2025 का एग्जाम रहा है आपका, उस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया है इसमें से, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो केस फाइल सीरीज क्या है, देखिए नवंबर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। तो आपकी डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी हो और आपको पता हो कि आपने किस तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर आप जेआईबी मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक फ्री ई बुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे अप्रोच करना है। पीवाईक्यू सिंस 2023, यानी हमें कहाँ से पता चलेगा कि स्टडी बेस्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू से। देन आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आपको बेसिक डिटेल बस एंटर करनी है अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे हैं कि आप बैंक लोन दे सकते हैं वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट। सबसे पहले समझना है कि वेयर हाउस रिसीट है क्या। देखिए, जब भी कोई ट्रेडर या कोई फार्मर क्या करता है, अपना माल जो है वेयर हाउस में रखता है ना, तो उनको रिसीट इशू की जाती है। तो अगर आप सेंट्रल वेयर हाउस में रख रहे हो तो रिसीट आएगी, स्टेट वेयर हाउस में रख रहे हो तो वहां से रिसीट मिलेगी। उस रिसीट में होता क्या है, क्या गुड्स आपने रखी हैं, कब रखी हैं और कौन से वेयर हाउस में रखी हैं। तो ये सारी चीजें आपको वेयर हाउस रिसीट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स है। जैसे आपका बिल ऑफ लेडिंग है, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हो ना, वैसे वेयर हाउस रिसीट आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो उसका मालिक है, उस गुड्स का। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज लेके हम सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। ये तो समझ आ गया कि बैंक हमें लोन दे देगा अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट, क्योंकि बैंक को भी ट्रस्ट होता है कि सामान वहां पे पड़ा है सेंट्रल और अपना गवर्नमेंट के पास, तो ऑब्वियसली वो सिक्योर है। और अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो वो उसको सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो है हमारा कि रमेश क्या है, व्हीट ट्रेडर है लुधियाना में, उन्होंने स्टोर की है 300 एमटी ऑफ व्हीट एट प्राइवेट फैसिलिटी। प्राइवेट गो अब वेयर हाउस की बात हो रही है, ठीक है, जिसका नाम है सोना स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो पॉपुलर है लोकल मंडी में। उन्होंने अप्रोच किया पीएनबी बैंक को कि मुझे लोन दे दो 40 लाख का इस रिसीट के अगेंस्ट जो मुझे इस वेयर हाउस ने इशू किया है। अब क्या किया जाएगा, ब्रांच मैनेजर क्या एक्शन लेगा। एक्सेप्ट इमीडिएटली, देखो आंसर हमें पता है बट वी नीड टू डिस्कस द ऑप्शंस आल्सो। जब आप केस स्टडी अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, आपने डायरेक्टली ऑप्शंस पे नहीं आना। यू हैव टू रीड द केस स्टडी फर्स्ट। पहले केस स्टडी अंडरस्टैंड कीजिए कि वहां पे क्या पूछा है। 70% केसेस में केस स्टडी से ही पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस पर डायरेक्ट हम जंप नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट इमीडिएटली, दिस इज नॉट करेक्ट। रिजेक्ट भी नहीं करेंगे कि लोन ले लो विदाउट सिक्योरिटी। एक्सेप्ट एज लॉन्ग एज कॉमोडिटी ग्रेड 1 की तो अभी हमने बात ही नहीं की ना। तो एक्सेप्ट ओनली अगर आपका सोना स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड जो है फॉर्मली अप्रूव्ड बाय बैंक बिफोर हैंड। ठीक है, अब इसका रीजन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, वैसे तो वेयर हाउस रिसीट जो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वेयर हाउस से ले रहे हो ना, वो एक्सेप्ट की जाती है फ्रीली। बट अगर हम प्राइवेट वेयर हाउस एजेंसीज की बात करें तो वहां पे गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि बैंक तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर वो फॉर्मली अप्रूव्ड किया गया है बैंक के द्वारा। वो फेमस है, वेल नोन है लोकल मंडी में, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, बैंक के द्वारा अप्रूव है तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा, देखो सुरेश है, राइस मर्चेंट है, जिन्होंने स्टोर किया 200 एमटी ऑफ राइस। अब किस पे किया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन गोडाउन पे। अब हमें समझ आएगा कि सेंट्रल में तो बैंक फ्रीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो राइस की ग्रेड क्वालिटी है ना, वो है ग्रेड 2 फेयर क्वालिटी। ठीक है, तो सुरेश जी ने कहा कि मुझे लोन दे दो 25 लाख का इसके अगेंस्ट। और उन्होंने ये भी बोला कि ग्रेड 2 एक्सेप्टेबल क्वालिटी है और गुड जो है सेफली स्टोर की गई है गवर्नमेंट वेयर हाउस में। तो क्या बैंक ग्रांट करेंगे लोन ग्रेड 2 पे, जो गुड्स उन्होंने स्टोर किया, जो राइस स्टोर किया है। नो, क्यों नहीं किया गया, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि बैंक जब भी लोन देते हैं ना वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट, तो जो गुड स्टोर होती है वहां पे वो ग्रेड 1 की ही कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की ग्रेड की गुड्स होती हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
और ये भी गलत हो गया, नहीं देंगे बिकॉज बिलो ग्रेड 1 बैंक लोन ही नहीं देते हैं। देखिए ये मिस्टेक ही होगी एक तरीके से। फेयर क्वालिटी कैसे एक्सेप्टेबल है? बैंकिंग गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है, एडवांस परमिटेड ओनली फॉर ग्रेड 1 स्टॉक, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन ग्रेड्स के लिए 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 गुड है, ग्रेड 2 फेयर है, ग्रेड 3 आपकी एवरेज है, ग्रेड 4 आपकी पुअर है। तो ये 4 ग्रेड्स में हमारी गुड स्टोर होती हैं बेसिकली वेयर हाउस में। पर बैंक एक्सेप्ट करते हैं किसको? ग्रेड 1 को। ग्रेड 1 के अगेंस्ट ही आपको लोन मिलेगा। बिकॉज क्या होता है, जो आपकी लोअर ग्रेड स्टॉक्स है उसमें क्या होता है बेसिकली, आपका रिस्क है, खराब हो सकती है गुड्स, ठीक है, लोअर मार्केट डिमांड हो सकती है, क्वालिटी अच्छी है ना तो ऑब्वियसली लोग खरीदना भी पसंद नहीं करते, अनस्टेबल प्राइसिंग रहती है। तो इसलिए क्वालिटी ग्रेड ही, क्वालिटी वाली जो गुड्स है वो ही स्टैंड अलोन जो है आपका क्राइटेरिया है एक्सेप्ट करने का। वो नहीं है ग्रेड 1 की तो बैंक लोन ही नहीं देगा, आप जो मर्जी आर्गूमेंट्स कर लो, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, आप कल को आप डिफॉल्ट करते हो, बैंक को गुड्स सेल करते हैं, अगर वो नहीं सेल हुई, प्राइस कम मिला, देन नुकसान है ना बैंक को। और बैंक पुराने गुड्स भी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब लेटेस्ट जो है आपकी जो स्टोर की आपने वेयर हाउस में वही एक्सेप्ट की जाएंगी। मतलब 2 साल पुरानी अगर आप गुड्स लेके आ रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे इसके अगेंस्ट लोन दे दो, वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट, जो पुरानी वाली है उन पे लोन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो लेटेस्ट वाली है उस पे ही लोन मिलेगा, क्योंकि जो आपने गुड्स रखी है व्हीट राइस वगैरह, तो ये कॉमोडिटीज जो है पेरिशेबल भी तो है, डर भी तो रहता है इन कॉमोडिटीज में, राइट। देन नेक्स्ट है आपका, अंजलि ने डिपॉजिट कराई ग्रेड 1 वीट एट स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उन्होंने रिसीव किया रिसीट मार्क्ड नॉन नेगोशिएबल इन अ लार्ज कैपिटल लेटर। नॉन नेगोशिएबल लिखा था कि जो वो गुड्स है वो नॉन नेगोशिएबल है। उन्होंने अप्रोच किया अपने बैंक को फॉर एडवांस ऑफ ₹30 लाख। ब्रांच ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि एक्सेप्ट कर लो इसको, क्योंकि गुड्स जो है ग्रेड 1 है, गवर्नमेंट स्टोर्ड और फिजिकली प्रेजेंट है। तो क्या बैंक सैंक्शन करेंगे एडवांसेस अगेंस्ट अंजलि's नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट? देखो नो लिखा है, क्यों? क्योंकि जो नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है ना वो एंडोर्स नहीं की जा सकती, वो ट्रांसफर नहीं करती वैलिड टाइटल टू द बैंक, ठीक है। ऑल दो जो हमारी गुड्स थी वो ग्रेड 1 की थी। दो तरीके की वेयर हाउस रिसीट्स होती है, एक होती है आपकी नेगोशिएबल, एक होती है आपकी नॉन नेगोशिएबल। तो यही फंडामेंटल है जिससे हमें पता चलता है कि वो क्वालिफाई कर रहा है क्या बैंकिंग सिक्योरिटी को। तो नेगोशिएबल जो रिसीट होती है वो कैन बी एंडोर्स टू द बैंक लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इजीली नेगोशिएबल है, उसको आप एंडोर्स कर सकते हो। तो फिर बैंक का क्या होगा, लीगली एनफोर्सेबल हो गया, टाइटल हो गया गुड्स के ऊपर। इससे क्या होगा कि इजीली वो लोन रिकवरी कर पाएंगे, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स भी इजीली होगा। पर जो नॉन नेगोशिएबल है वो आपका डिफरेंट होता है। अब जो इसका ट्रांसफर है दूसरे पर्सन को सेपरेट लेटर के थ्रू किया जाता है, बट ये बाइंडिंग कॉर्पोरेशन को बाइंड नहीं कर रहा जब तक कि वेयर हाउस जो नोटिफाई नहीं करता राइटिंग में। तो लीगल गैप एक तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो बैंक कैन नॉट एनफोर्स इट्स इंटरेस्ट डायरेक्टली, तो इसलिए बैंक प्रेफर करते हैं नेगोशिएबल, कि नेगोशिएबल जो वेयर हाउस रिसीट है उसके अगेंस्ट ही लोन दिया जाए। और बैंक को बताना पड़ता है वेयर हाउस को, एक लेटर भेजना होता है, लेटर ऑफ लियन की, उनका प्लेज एक तरीके से क्रिएट हो गया उस पे, कि जो वेयर हाउस है वो गुड्स जो है बोरोवर को नहीं देगा। अब बैंक का राइट है विदाउट देयर परमिशन, ठीक है, ये उनको वेयर हाउस को बताना पड़ेगा। और जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस रिसीट है, वो बोरोवर के नाम पे ही होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब विजय कुमार जी हैं, उन्होंने प्लेज की वेयर हाउस रिसीट फॉर ग्रेड 1 मेज स्टोर एट सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। आफ्टर द लोन ऑफ ₹60 लाख डिस्पर्स किया तो विजय जी ने रिक्वेस्ट की ब्रांच मैनेजर को स्किप कर दो फिजिकल इंस्पेक्शन, कि वो तो गवर्नमेंट बॉडी है, अब आपको क्या इंस्पेक्शन करनी है, उनकी रिसीट तो फुली रिलायबल है, और विजिटिंग द वेयर हाउस आपका टाइम और पैसा वेस्ट होगा। तो क्या करेक्ट एक्शन है यहाँ पे, ब्रांच मैनेजर क्या करेंगे? जो विजय जी ने बोला वो मान लेंगे क्या, एग्री कर लेंगे, स्किप करेंगे, फिर पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करते रहेंगे, या फिजिकल इंस्पेक्शन ऑप्शनल है? देखो सबसे जरूरी है फिजिकल इंस्पेक्शन करना, कंडक्ट करेंगे मैंडेटरी फिजिकल इंस्पेक्शंस बिफोर डिस्पर्समेंट एंड अरेंज पीरियोडिक इंस्पेक्शन। देखो पहली इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि बैंक को जाके चेक करना है ना, ठीक है। तो वो मैंडेटरी स्टेप है, चाहे आप गवर्नमेंट वेयर हाउस में अपनी कॉमोडिटी रख रहे हो,
इसका पर्पस ये नहीं होता कि हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक कर रहे हैं, कोई डाउट है हमें वेयर हाउस की क्रेडिबिलिटी पे। ये कंफर्मेशन है क्या, कि जो आपकी गुड्स है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है आपकी क्वांटिटी में, ठीक है, क्वालिटी ग्रेड मैच हो रहा है जो रिसीट पे लिखा है। अगर रिसीट पे लिखा है ग्रेड 1, क्योंकि ग्रेड के अगेंस्ट ही, ग्रेड 1 के अगेंस्ट ही बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो मैच हो रहा है क्या। एंड कोई अनऑथराइज सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुई वहां पे, तो इसलिए एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है बिफोर पासिंग द लोन। अब स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो इशू करते हैं कई बार सील ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सैंपल बैग, तो बैंक इंसिस्ट करते हैं कि प्रोडक्शन दिखाओ बिफोर डिस्पर्समेंट, तो ब्रांच भी एडिशनल सैंपल ले सकता है जो बोरोवर की प्रेजेंस में सील्ड होते हैं, ठीक है। अब पहला तो हो गया हमारा कि एक हमने इनिशियल इंस्पेक्शन कर ली, तो वो तो फर्स्ट स्टेप था ना। अब पीरियोडिक इंस्पेक्शन होती रहेंगी, वो भी मैंडेटरी है जब तक कि आपका लोन चल रहा है। आपने लोन लिया 5 साल के लिए, तो 5 साल तक जो है बिल्कुल इक्वली मैंडेटरी पीरियोडिक इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम बैंक ऑफिसर करते रहेंगे। इनिशियल तो फर्स्ट स्टेप था आपको लोन पास करने से पहले। ओके, तो पीरियोडिक इंस्पेक्शंस भी होती रहेंगी। फिर हमने बोला कि बैंक का वहां पे लियन क्रिएट हो गया, और फिर क्या करना पड़ता है कि आपको इंश्योरेंस भी करवानी है। जितने गुड्स आपकी पड़ी है जिस अमाउंट की, इससे बैंक को एक सिक्योरिटी मिलती है। ओके, और बैंक कल को अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है, तो बैंक फिर क्या कर सकते हो, वो अमाउंट सेल करके अपना अमाउंट जो है, वो गुड सेल करके अपना अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स वेयर यू आर गेटिंग अ लोन अगेंस्ट द वेयर हाउस रिसीट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने एक तरीके से 4 सिनेरियोस पे डिस्कस कर लिए कि अब हम थोड़ा सा अगर समराइज करें तो देखो, अब वैसे तो बैंक फ्रीली लोन पास कर देते हैं जो आपका स्टेट और गवर्नमेंट वेयर हाउस है ना। प्राइवेट के केस में कि बैंक अगर उस पे लग रहा है बैंकों की लोन पास करना चाहिए, बैंक के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तब करेंगे। अदरवाइज वो वेल नोन है, अच्छा खासा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन नेगोशिएबल पे लोन पास नहीं होता, नेगोशिएबल पे ही होता है। ग्रेड 1 की क्वालिटी पे आप लोन पास करते हो, और फिजिकल इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है बिफोर डिस्पर्समेंट ऑफ लोन, और बाद में पीरियोडिक इंस्पेक्शन होती रहती है, और साथ के साथ इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी होता है। और जब अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है, लोन नहीं चुकाता है, तो फिर बैंक वो अमाउंट जो गुड्स वहां पड़ी है उसको सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तो आपकी जेआईबी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 22 Feb, तो ऐसे में आपके पास है टाइम, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। कोर्सेज में जाके आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है, तो आपको एक तो मिलेगा कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है 15-15 मिनट की, फिर लाइव क्लासेस होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। देन यू आर गेटिंग अ कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और अभी जो कोड चल रहा है दैट इज योर फैब 80, यू कैन गेट अ फ्लैट 80% ऑफ, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरा तो सिर्फ एक ही पेपर रहता है आईएफएस का या एएफएम का, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट बिफोर परचेजिंग अ कोर्स, अगर आपको ये देखना है कि क्लासेस का क्या लेवल है, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस का क्या लेवल है, तो आप 3 आवर का ट्रायल कोर्स विद जस्ट ₹1 चेकआउट कर सकते हो। आपके पास अगर अभी टाइम है मॉर्निंग इवनिंग 2 2 आवर्स अगर आप डेडिकेट कर सकते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर लीजिए। बैच 4 भी लॉन्च हो रहा है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको टोटल 60 क्लासेस मिल रही हैं, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है। नोट्स आपको मिलेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे भी आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है फैब 80। और अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, अब आप प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहते हो कि बस प्रैक्टिस हो जाए, ये 2.5 महीने जो है प्रैक्टिस में जाए, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको सोल्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ के साथ। कोड यूज करना है आपने फैब 80 टू गेट दिस डिस्काउंट। और एक मेंटर टॉक हमारी रहती है, ठीक है। मेंटर टॉक में क्या होता है, हर 15 दिन में एक मेंटर के साथ आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, कोई डाउट है, आपको एएफएम से डर लगता है, यू वांट टू नो द स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो बेझिझक, और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जीआईबी मे 2026 एग्जामिनेशन।